पहले मेरे सभी सदगुरु महात्माओं को अपना अभिवादन पेश करते हुए बहन कुमारी मायावती जी इनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हुए आज इस नागपुर में इतने बड़े विशाल लोगों के सामने आप सभी ने मेरा स्वागत किया। इस सत्कार समारोह के लिए आए हुए सभी मेरे साथियों, आप सभी को मेरा जय हिंद। इसमें हमारे प्रमुखता से शेटे साहब जो माजी प्रदेश सचिव है, सम्मान्य इंजीनियर दादाजी वीके साहब जो माजी कार्यकारी सदस्य है, सम्मान्य रायपाल सर जो माजी जिला अध्यक्ष है वर्धा के, और बहुत सारे पदाधिकारी पाड़े जी हैं, उत्तम शिवड़ी जी हैं, गांजेवाल जी हैं, कपिल भाव है, विजय भाव है, सभी साथी अमरीश जी है, सभी साथियों को मेरा जय हिंद। हमारी अकेली ताई जिन्होंने सबसे पहले मुझे ग्रीट किया, ऐसे हमारे थोड़े ताई आपसे किया, हमारे साथी चंद्रपुर से आए हुए जिलाध्यक्ष श्री गोकुलवार जी और सभी साथियों, आप सभी को ये पता है कि हम लोगों को 23 तारीख को महाराष्ट्र से 10 साथियों को, जो 10 पदाधिकारी हैं, उन लोगों को बहन जी ने लखनऊ में बुलाया और बहुत ही डिसिप्लिन में पूरे भारतवर्ष से जितने भी स्टेट्स में बहुजन समाज पार्टी कार्यरत है, हर स्टेट से 10-10 लोगों को, 10-10 जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन लोगों को बुलाया और हम लोग वहाँ पर पहुँचे। 9 बजे एंट्री हुई। बहन जी ने 11 बजे कैडर शुरू किया। 11 बजे से लेकर तो 1:45 बजे तक बहन जी का कैडर चला और बहन जी ने प्रमुखता से 2 बातें बताई जो सुनने के लिए आप भी इच्छुक होंगे कि बहन जी ने वहाँ इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष से नेशनल कमेटी के लिए, नेशनल मीटिंग के लिए लोगों को बुलाया, तो उसके मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय क्या था? पहला विषय ये था कि जितने भी पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता है, हमारे छोटे बड़े जितने भी हैं, सभी के मन में ये बात थी कि हम अकेले क्यों लड़े। इस लोकसभा के इलेक्शन में जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इसका रिजल्ट आया जिसमें बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है थोड़ा कम हुआ। हम लोग, हमारे साथी मायूस है, कार्यकर्ता मायूस है, तो सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी आपस में जब बहन जी ने समीक्षा ली तो समीक्षा के अंदर ये पाया गया कि कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि हमारे हार का मुख्य कारण क्या है। तो हमारे हार का मुख्य कारण है कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी, ऐसा कार्यकर्ता को लगता है। दूसरा जो कारण जो बहन जी ने बताया कि हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ये लगता है, जो मुझे फीडबैक आया या समीक्षा के दौरान साथियों ने बताया कि संविधान बचाने के नाम पर ज्यादातर जो हमारे वोटर्स है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के, वो इंडिया गठबंधन के साथ चले गए और उनको वोट दे। बहन जी ने ये दोनों चीजें, क्योंकि हर जगह पे जहाँ बहन जी ने समीक्षा ली तो यही चीजें बहन जी के सामने आई। बहन जी ने कहा कि मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था कि हम लोग ना नागनाथ के साथ जाएंगे ना सारनाथ के साथ। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि हम इनके साथ क्यों नहीं गए। अलग अलग समय में जो हम लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने इन लोगों के साथ जो गठबंधन किया, चाहे वो 2007 की बात हो, 2002 की बात हो, 1996 की बात हो, उन्होंने बताया 1996 में हम लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उसके पहले 1993 में हम लोगों ने सपा के साथ गठबंधन किया। सपा के साथ गठबंधन किया तो हम लोग 67 सीटें जीते केवल, और उसका फायदा सपा को बड़े पैमाने के ऊपर हुआ। उसके बाद 2002 में जो कांग्रेस के साथ हम लोगों ने गठबंधन किया तो 67 की 67 सीटें रही, कांग्रेस की सीटें बहुत बढ़ गई, लेकिन हम लोग 67 से आगे नहीं बढ़ पाए। और इसलिए बहन जी ने फिर 2007 में पूरे कार्यकर्ताओं को लेकर पूरा जो कैडराइज मूवमेंट बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी का भाईचारा बनाकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जब सारे समाज को इकट्ठा करके
सारे जातियों को जातियों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने की कोशिश बहन जी ने की। तो 2007 में हमने अपने बलबूते अपनी फुल फ्लेश की गवर्नमेंट, मेजोरिटी की गवर्नमेंट बहन जी ने बनाई। तो बहन जी ने कहा कि अभी आप बताओ कि क्या हमने सपा के साथ, कांग्रेस के साथ जाना चाहिए था या हम अपने अपने बलबूते लड़ना चाहिए। कई लोगों को बहन जी ने कहा लगता है कि हमने इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए था। अरे इंडिया गठबंधन तो ये चाहती थी कि हम उनके साथ लड़े, वो 2-4-5 सीटें देकर बहुजन समाज पार्टी को सिमट दे। और जहां पर इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा, बीएसपी लड़ी, बीएसपी बीजेपी के साथ डायरेक्ट लड़ी, वहां पर भी कांग्रेस ने अपने सारे के सारे वोटर्स को बीजेपी की तरफ डाइवर्ट किया। तो भाई जी ने कहा ये आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि यदि हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ भी लेते तो भी ये लोग हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, ये हमें जानबूझकर खत्म करना चाहते थे, ये इनकी साजिश थी, ये अंदर अंदर पूरी तरीके से मिले हुए थे। चाहे आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लो, चाहे बिहार का उदाहरण ले लो, जहां पर इंदौर का उदाहरण आया है कि जहां पर कांग्रेस ने अपनी सीटों को विड्रॉ कर लिया, फिर भी कांग्रेस ने वहां पर बीएसपी को वोट ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने बीजेपी को वोट ट्रांसफर किया। ऐसे कई मुद्दे बहन जी ने वहां बताया। बहन जी ने कहा कि मुझे ये लगता है कि यदि आप लोग सही कैडर अपने समाज के अंदर देते, हर विधानसभा के अंदर रेगुलर कैडर चलता, बंद कमरे में अपने पदाधिकारियों को बिठाकर उनको कैडराइज करते, बंद कमरे में उनको ट्रेन करते, उनको समझाते कि हम क्यों नहीं किसी के साथ गठबंधन में जाना चाहिए, तो हमारा समाज इस तरीके से नहीं। दूसरी बात बहन जी ने कहा कि कांग्रेस वालों ने, इंडिया गठबंधन वालों ने संविधान के नाम से, संविधान बचाने के नाम से हमारे सारे वोटर्स को लुभावने वादे करके संविधान का नाम लेकर अट्रैक्ट किया और हमारे लोग उस भाव में बहते। बहन जी ने कहा कि आज तक जो अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान को बदलने की बात हुई है, या बहन जी ने ये भी बताया कि जब संविधान सभा बनी तो ये कांग्रेस वाले थे कि जो चाहते थे कि बाबा साहब संविधान लिखने के लिए वहां पर ना आए। ये कांग्रेस वाले थे जिन्होंने बाबा साहब के लिए दरवाजे, खिड़कियां और दालान तक बंद कर दिए थे। जब बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर नहीं गए, कांग्रेस ने उनको हराया, तो मजबूरन बाबा साहब को जयसूर और खुलना, जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस ज्यादा प्रभावी नहीं थी, ऐसे क्षेत्र से बाबा साहब को उन लोगों ने जयसूर खुलना वाले लोगों ने बाबा साहब को चुनकर भेजा। लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ षड्यंत्र करके 50% से ज्यादा यदि मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान को दिया जाए, ऐसा एक करार हुआ था। लेकिन वहां 44% थे, फिर भी 44% मुस्लिम होने के बावजूद, क्योंकि बाबा साहब वहां के संविधान सभा के मेंबर थे, बाबा साहब के उस एरिया को पाकिस्तान को दे दिया और बाबा साहब पाकिस्तान के संविधान सभा के मेंबर। बाबा साहब ने वो पद छोड़ दिया और डायरेक्ट इंग्लैंड गए। इंग्लैंड के लोगों को समझा के बताया कि कांग्रेस ने उनके साथ कैसे धोखाधड़ी की। तब कहीं जाकर अंग्रेजों ने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप बाबा साहब को संविधान सभा के अंदर जीता के लाते हो तभी हम आपको फ्रीडम देंगे, वरना फ्रीडम नहीं। भाई जी ने विस्तार से कहा ये षड्यंत्र है, ये पहले से कांग्रेस कतई बाबा साहब संविधान लिखे इसके फेवर में ही नहीं थे। तो आज कांग्रेस कैसे संविधान को बचाने के लिए आप लोगों के बीच में आई है, ये आपने समाज को समझा के बताना चाहिए था, जो आपने नहीं बताया। कैडर नहीं हुए, लोगों तक नहीं गए, समाज तक नहीं गए, जन जन तक नहीं गए, इसलिए ये हार हमारी थी। बहन जी ने क्लियरली ये बात अपने 2.5 घंटे के समाज कैडर में, फिर बहन जी ने पूरी तरीके से सारी चीजें हमें लिखने के लिए बोली और कहा कि अभी यहां से जाने के बाद आप लोगों को हर कमेटियों को रिव्यू करना है, ये सारे स्टेट्स के लिए, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की बॉडी डिसॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए वो सारे स्टेट्स के लिए। बहन जी ने कहा कि आपको अपने स्टेट में जाकर जिले की कमेटी को रिव्यू करना है, जिले के पदाधिकारी जिन्होंने काम नहीं किया, जो इनएक्टिव थे, उनको बदलकर एक्टिव लोगों को उसमें शामिल करना है
विधानसभा के लोगों को भी उसी तरीके से रिव्यू करना है, और ये रिव्यू होने के बाद उनका कैडर बंद कमरे में लेना है। 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक वो कैडराइज नहीं होंगे, ट्रेन नहीं होंगे, वो समाज को जाकर नहीं बताए। यही चीज विधानसभा में बड़े पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारियों को जाकर वहां के पदाधिकारियों का, चाहे वो 10 की संख्या में भी क्यों ना हो, 1 बार नहीं तो 3-3 बार उनका कैडर लेना है और उनको ये बातें समझा के बतानी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में इस तरीके का षड्यंत्र बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता है, हमारा वोट बैंक है, उनके साथ काम। जैसे अभी आप लोगों के बीच में इसी नागपुर के पवित्र भूमि में दीक्षा भूमि का इशू चल रहा है। अभी शेवड़े जी ने उसके ऊपर लिखा, मैंने भी वो सब पढ़ा। अभी मुझे ये लग रहा है कि ये कांग्रेस वाले दीक्षा भूमि का इशू भी आने वाले 2 महीने के बाद जो इलेक्शन हो रहा है उसको ले सकते हैं और हमारे वोटों को वो बटोर सकते हैं। लेकिन ऐसे इश्यूज के तरफ हमारा ध्यान कतई नहीं जाता है। इसलिए बहन जी ने कहा जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, उसको लेकर के आप पब्लिक तक जाओ। उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको उठाओ। बहन जी ने इस बार ये भी कहा कि बड़े बड़े आंदोलन करने की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों की समस्याओं के लिए आपको रास्ते के ऊपर भी उतरना होगा। ये बात बहन जी ने इस बार कही। बहन जी ने कहा कि जितने भी अभी मध्यावधि चुनाव है वो भी हम लोग लड़ेंगे, जितने भी बाई इलेक्शन है उसको हम लड़ेंगे। अभी उत्तरांचल में इलेक्शन होने वाले वो भी पहले हम नहीं लड़ते थे, आज लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें होने के बाद बहन जी ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट लंगड़ी गवर्नमेंट है, कभी भी गिर सकती है, मध्यावधि चुनाव के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर कैडराइजेशन मूवमेंट और लोगों की समस्याओं के लिए रास्ते पे उतरना, ये दोनों चीजें आप लोगों को करनी है और बड़े पैमाने के ऊपर अपने संगठन को मजबूत करना है, और उसके लिए कैडराइजेशन के ऊपर आप करो। और इसलिए कैडर में क्या बताना, ये सारी चीजें हमें दिक्कत। साथियों, 1:30 बजे तक वो कैडर चला। भाई जी ने बहुत ही विस्तार से सारी चीजें बताई। फिर हम लोग बाहर निकल गए और हम लोग जब जाने के लिए निकले तो सडनली मैंने भी वो देखा लेटर के अंदर कि भाई महाराष्ट्र की बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया है। मुझे भी मालूम नहीं था, मैं ऑन द वे था। तो मुझे 9 बजे फिर फोन आया बहन जी का, रामजी गौतम साहब का। रामजी गौतम साहब ने कहा कि बहन जी ने आपको बुलाया। तो हम लोग लगभग 250 किलोमीटर आगे आ चुके थे, तो वहां से हम लोग वापस गए। बहन जी ने 4 बजे बुलाया और लगभग 7 बजे तक बिठा के रखा। सारे महाराष्ट्र की जो स्थिति थी, सारी चीजें, कुछ लोगों की समस्या है, कुछ लोगों ने लेटर लिख के दिए, कुछ लोगों ने और क्या क्या बोला, सारी चीजों के ऊपर बहुत विस्तार से बात हुई। और विस्तार से बात होने के बाद बहन जी ने कहा कि मैंने आपके यहाँ जो 2 साथी थे, तो सम्माननीय प्रेसिडेंट साहब को कर्नाटक में लगाया है, सम्माननीय गोनारे जी को कर्नाटक में वो काम करेंगे, और सम्माननीय ताजने जी को प्रभारी बनाकर छत्तीसगढ़ में लगाया है, जहाँ बौद्धों का जो बेल्ट है लगा हुआ गोंदिया के आगे, वहाँ पर वो काम करेंगे। और ये नांदेड़ से आगे जहाँ कर्नाटक का बेल्ट लगता है वो वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि मैं आपको महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट नियुक्त करती हूँ। और उन्होंने ये आशा जताई कि लोकसभा में हम लोग नहीं कर पाए, और बहुत नाराज थी बहन जी ने कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है, इतना कम वोट पाते हो, मुझे बार बार प्रेसिडेंट को बदलना पड़ता है, आप लोग आपस में लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, बार बार वही चीजें करने से हमारी जो इमेज है वो पब्लिक के नजर में, बाकी लोगों के नजर में खराब हो रही है। इस तरीके से संगठन में बार बार बदलाव करना भी उचित नहीं रहता है। बहन जी ने बहुत दुखी थी। बहन जी ने कहा कि अभी मैं आपको पूरी तरीके से ग्राउंड क्लियर करके दे रही हूँ, ये शब्द यूज किया कि मैं ग्राउंड आपके लिए क्लियर कर रही हूँ, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, और आप लोग सभी को लेकर चलो। पूरी बॉडी को मैं डिसॉल्व कर रही हूँ, आप अकेले अध्यक्ष हैं, आप रामजी गौतम साहब के साथ लगकर, अभी मैं वहां कोई दूसरा प्रभारी नहीं दे रही हूँ,
रामजी गौतम साहब के साथ रखकर आप महाराष्ट्र की पूरी बॉडी बनाओ और अपने साथ अच्छे लोग साथ में लोगे जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बात बोली कि ऐसे लोगों को मत रखना कि जो पावती से, ये भी बात मिशनरी लोगों को जो मिशनरी एंगल से सोचते हैं, इस मूवमेंट को मूवमेंट के एंगल से सोचते हैं, ऐसे लोगों को आप पदाधिकारी बनाइए। अभी स्टेट की कमेटी बननी बाकी है। स्टेट की कमेटी के बाद हम जिले की कमेटी की तरफ आएंगे, जिले की कमेटी के बाद विधानसभा कमेटी की तरफ आएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी अभी मैंने सुना कि सितंबर के एंड तक हमारा इलेक्शन शायद डिक्लेयर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। हमारे पास समय बहुत कम है और ये मेरा भी पहला इलेक्शन था लोकसभा का। बहुत सारे अनुभव मुझे भी आए, कटु अनुभव भी आए। तो उस सारे अनुभवों को सामने रखते हुए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, विधानसभा के पदाधिकारी को, विधानसभा का इलेक्शन और हम लोगों ने इस बार कोशिश करी कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ टिकटें दी जाए। जो 12 सीटें हमारे तरफ थी, 12 सीटें हम लोगों ने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ वहां के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर पार्टी, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वर्धा हो, चाहे चंद्रपुर हो, चाहे गडचिरोली हो, भंडारा गोंदिया हो, बुलढाणा हो, अकोला हो, रावेर हो, जळगाव, रामटेक हो, नागपुर। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी विधानसभा कमेटी बनेगी, अभी विधानसभा के इलेक्शन, वैद्य ने कहा कि कुछ नहीं तो एक रिजल्ट पूरे महाराष्ट्र से, एक खाता तो खोल के बताओ। एक बोले बाबा साहब की कर्मभूमि है, शाहू महाराज जी की कर्मभूमि है, महात्मा फुले जी की कर्मभूमि है, मान्यवर काशीराम साहब की कर्मभूमि रही। तो इसके बावजूद आप महाराष्ट्र के लोग केवल आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो किसी छोटे छोटे चीजों के लिए, और हर बार मेरे पास में आते हो, कोई चिट्ठी लिख के देता है, कोई व्हाट्सएप करता है, कोई फेसबुक करता है, कोई क्या करता है। ये चीजें देखकर मुझे बहुत दर्द होता है, दुख महसूस होता है। तो मैं अभी ये अपेक्षा कर रही हूँ आप लोगों से कि आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग अपने साथ लेकर उसकी स्टेट कमेटी आप गठित करोगे और ऐसे लोगों को साथ में लोगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा और जो मिशनरी होगा, पाव खींचने वाला नहीं होगा। और इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये नागपुर है, नागपुर से ही सारी चीजें होती है मेरे पास। नागपुर से हर चीज, अच्छी भी चीज नागपुर से होती है और बुरा जो मैसेज जाता है वो भी नागपुर से जाता है। लेकिन हमारे 4 जोन है, इस जोन के अंदर जिन साथियों को जिम्मेदारी देना है, हम लोग ये देखने वाले हैं कि वो मिशनरी होना चाहिए, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, संगठन के बारे में, मिशन के बारे में पॉजिटिव सोचने वाला आदमी होना चाहिए और जो कहीं इधर उधर लिप्त ना हो। और वैद्य ने पर्टिकुलरली ये बात कही कि जिन लोगों को पहले निकाला गया है उन लोगों को नहीं लेना, अरे पदाधिकारी नहीं करना, स्ट्रिक्टली ये बात बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वैद्य ने दी। और इसलिए साथियों, अभी जो 3 महीने के बाद जो विधानसभा के इलेक्शन है, फिर दोबारा वो बात ना आए कि आपने इसको टिकट दे दिया, उसको टिकट दे दिया। तो आप अपने अपने एरिया में, वैद्य ने कहा अभी पूछ ले आएंगे, 50 रुपए की पावती दी है, जो नए साथी तैयार होंगे उनको वहीं पर पार्टी का मेंबर बनाना है और उनको कैडर देना है। विदाउट कैडर किसी को पदाधिकारी नहीं बनाना है। पदाधिकारी किसी को भी बना देते हैं, उसको पार्टी का एबीसीडी मालूम नहीं रहता और फिर बाहर जाके पार्टी की धज्जियां उड़ाने का काम वो करता है। इसके साथ साथ जो वैद्य ने नहीं बोली वो मैं अभी आपको सामने बात करूंगा। अभी इसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर व्हाट्सएप और फेसबुक पे या तो हमारा साथी लिखेगा ही नहीं, यदि लिखता है तो पार्टी के बारे में पॉजिटिव लिखेगा, नेगेटिव जो भी लिखेगा उसको हटाने का काम करेगा। और आप लोगों को ये मालूम है कि बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ लिखा जाता था, बोला जाता था, पार्टी की धज्जियां उड़ाई जाती थी, वो उनके ऊपर